हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए फिर आज हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का डे 10। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 दिन वीडियो और आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगे सब। ठीक है, सारे क्वेश्चन, क्योंकि 78 हो गया, यानी कि 2 इधर 80 हो जाएगा, 20 यानी 22 क्वेश्चन कराने हैं। तो हो सकता है आज और कल में फिनिश कर दें। ठीक है, चलो देखते हैं कितने आज कितने हो जाते हैं। 78 क्वेश्चंस यानी कि 280, 22 क्वेश्चंस कराने हैं। तो अगर आज हम लोग कर लेते हैं 10 तो बचेंगे 12, तो 12 कल निपटा देंगे। नहीं, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि 100 ही कराएं, 100 बोला है तो उससे ज़्यादा भी करा देंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, सब चलेगा। तो आज हम बात करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने कर लिया था। और एक बात हमेशा याद रखना, अरिथमेटिक अगर आप आज कर रहे हो तो आज मतलब जैसे कि आज आपने अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो कल अरिथमेटिक आगे बढ़ने से पहले पीछे वाली रिवाइज जरूर करना। ठीक है, ज़रूर करना, बता दे रहा हूँ मैं, कंपलसरी है, वरना तुम भूल जाओगे, मतलब है नहीं फिर पढ़ने का। यार खुद एक बात सोचो कि जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ, आपने अभी पढ़ा टॉपिक, ठीक है, अच्छे से मेहनत नहीं की, अब फिर 1 महीने बाद भूल जाओगे, फिर आपने फिर से जीरो से शुरू किया उसी टॉपिक को, फिर आपने अच्छे से नहीं किया, फिर आप जीरो से, तो आप इसी लूप में फंसे रह जाओगे ना। क्या फ़ायदा, क्या फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो मेहनत करो ना यार। एक टॉपिक को पहली बार में इतनी बार रिवाइज करो कि वो दोबारा जल्दी भूले ही ना, दिमाग से निकले ही ना, है ना। ठीक है, चलो, क्योंकि इस बार मैं भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी दिमाग ख़राब ही है। क्योंकि इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर से स्कोर अगर अच्छा नहीं हुआ, दोगुना नहीं हुआ, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। आप लोगों का लास्ट ईयर स्कोर जिसने एग्ज़ाम दिया होगा आपके पास होगा, मेरा मेरे पास है। ठीक है, अब पूछना मत मेरा कितना आया था, बहुत बुरा था। तो उससे अगर मैंने दोगुना इम्प्रूव नहीं किया तो इसका मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, इस बार मैं यूट्यूब पर भी ध्यान कम ही दूंगा। जैसे अर्थमेटिक करा दिया, एक चैप्टर हो गया, अगला चैप्टर मैं तभी लाऊंगा जब मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, कि जब मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि इस बार मैं अपनी तैयारी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे लास्ट ईयर से दोगुना स्कोर चाहिए अपने प्री एग्ज़ाम में। अगर मैं नहीं कर पाया इसका मतलब फिर मैं बेकार कर रहा हूँ, बहुत बेकार कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर सिलेक्शन का तो मैं भी सोच ही नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ खुद को, नहीं। मैं बात ये ना कि यूट्यूब में जैसे कि मैं अर्थमेटिक कर रहा हूँ, इसमें मेरा 2 से 3 घंटा आराम से चला जाता है। ठीक है, अभी 2 से 3 घंटे मैं अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर अपने आप कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूँ रिवाइज, है ना। तो मेरा वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो कुछ ना कुछ मुझे लॉस देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, फिर घर का काम कोई ना कोई पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हैं मेरे सामने, आप लोगों के सामने भी हो सकती हैं, लेकिन जिसके सामने नहीं है, जिसे सिर्फ केवल पढ़ना है, तो भाई पढ़ो ना यार। जब तुम्हें घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है तो उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, इतनी फ्रीडम दे रखी है तो चलो फिर फालतू बकवास नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया। 3 मिनट भेज देती जल्दी। अच्छा, क्या एक चीज़ और बता दूँ, शुरू में बता दे रहा हूँ, एंड तक बच्चे रुकते ही नहीं है, तो अवेयर कर दे रहा हूँ कि जिसका क्वांट अच्छा है वो सिर्फ रीजनिंग पढ़ना चाहता है, या फिर जिसका रीजनिंग अच्छा है वो सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहता है। तो वो नहीं चाहता कि मैं अपने सारे पैसे, मतलब पैसे बर्बाद करूँ पूरा बैच लेके। ठीक है, या फिर जिसका क्वांट में सब कुछ सही है, रीजनिंग में सब कुछ सही है, लेकिन क्वांट में अर्थमेटिक पोर्शन सही नहीं है, तो सिर्फ अर्थमेटिक लेना चाहता है। तो गाइडली भी ये तीनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। केवल रीजनिंग ले सकते हो, केवल क्वांट ले सकते हो, और केवल अरिथमेटिक का ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं गाइडली पर, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो और गाइडली पे जा सकते हो। नीचे मैंने लिंक दे रखा है गाइडली की वेबसाइट का, वहाँ जाके आप जाके देख लो जैसा आपको लगे। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और कोड अपना पता ही है आप लोगों को, गोविंद12 यूज़ करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। वैसे गाइडली में 10% का मिलता है, हमारा यूज़ करोगे तो 12% का मिल जाएगा, 2% एक्स्ट्रा। ठीक है, ये मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि क्वांट के अलग और रीजनिंग का अलग, क्वांट का अलग और रीजनिंग का अलग, या फिर अर्थमेटिक का अलग कुछ लोग चाहते हैं, तो मैं सोचा बता दूं। ठीक है, मैंने कभी बोला नहीं इसके बारे में, अब बता रहा हूँ। ठीक है, पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि राइट से क्लिक कर दे, चलो कोई बात नहीं। अभी गर्मी हो रही है, अभी देना फैल जाएगा यहाँ पे, तो पीछे छप जाएगा यहाँ पे, बेकार लगेगा वो, क्योंकि इसी अभी मैंने पीडीएफ निकलवा रखी है, तो मैं प्रैक्टिस इन्हीं से करता हूँ। ठीक है, चलो, एक कुल लाभ का 1/15, जैसे कि ए कुल लाभ का 1/15वां भाग प्राप्त करता है
और शेष बी और सी के मध्य 3:4 में बांट दिया जाता है। यानी कि टोटल जो लाभ है उसका 1/15 भाग ए को मिलता है, और जो बचा हुआ है टोटल का 1/15 निकाल दें तो वो ए को दे देंगे, और जो बचा हुआ है वो बी और सी ये दोनों लेते हैं। और किस रेशियो में लेते हैं? 3:4 के रेशियो में लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब इसे हम सिंपल बनाएं कैसे? सवाल तो सिंपल है, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा के दिया इन लोगों ने, लेकिन हम इसको सिंपल कैसे बनाएं? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि लाभ कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुल लाभ। ठीक है, कितना है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है कि ए का मतलब ए को जो मिल रहा है वो 1/15 भाग मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे x मान सकता हूँ, मैं y मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, 10, 20, 25, 30 कुछ भी मान सकता हूँ, मैं 100 भी मान सकता हूँ। यहाँ पर समझ में आ रहा है? मैं कुछ भी यहाँ पे संख्या मान सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो लाभ मानना है, लेट एज्यूम करना है। तो मैं कितना मानूँ कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं 2-3 बार यूज कर चुका हूँ इस सीरीज में, तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ए को 1/15 भाग मिलेगा, तो मैं कोई ऐसी संख्या मानूँ जो 1/15 से सिंप्लीफाई हो जाए आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? एज लाइक अगर मैं टोटल लाभ x मानता हूँ, तो मुझे x का 1/15वां भाग निकालना है। तो a का क्या हो जाएगा? a का जो प्रॉफिट होगा वो x का 1/15। क्या ये सिंप्लीफाई हुआ और कॉम्प्लिकेटिव हो गया, हमारे लिए और कठिन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब x का कितना बचेगा भाग, ये तो हमें पता ही नहीं है। x का जो शेष बचेगा, x का 1/15 भाग तो ये हो गया, और x का जो शेष बचेगा वो b और c को मिलेगा। तो हम यहाँ पे दिमाग ही नहीं काम करेगा। ठीक है, हो तो ऐसे भी जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मानना है जिससे हमारा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो हम 15 मान लेते हैं कि हमारा कुल लाभ 15 है। 15 क्यों माना अभी पता चलेगा। ए का प्रॉफिट 15 का 1/15 भाग है। बस इसी 15 को देख के मैंने 15 मान लिया कि 15 से 15 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए का टोटल लाभ कितना हो गया? 1। समझ में आ गया? ए का टोटल लाभ 1 हो गया। तो बचा कितना? टोटल हमने माना 15, जिसमें से ए का 1 हो गया। 15 में से 1 घटा दो 14। तो बी और सी को कितना मिलेगा? बी और सी को 14 मिलेगा। लेकिन बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास रेशियो दे रखा है। बी और सी के मध्य जो बंटवारा हुआ है लाभ का, वो 3:4 के अनुपात में हुआ है। ठीक है, बी का अनुपात सी मतलब बी अनुपात सी 3:4 में बांटा गया है। तो जो टोटल बांटा गया है वो 14 बांटा गया है। तो 3 और 4 7। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। 7 दूनी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी? 2। तो 3 रेशियो की वैल्यू 6, 4 रेशियो की वैल्यू 8। ठीक है, तो ए बी सी के बीच में जो बंटवारा हुआ है वो 1 6 8, ए का 1 बी का 6 सी का 8। तो अब इस रेशियो में हम लोगों को मतलब हमने बांटा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता नहीं है अभी, हमने तो 15 ऐसे एज्यूम कर लिया। समझ में आ रहा है? चलो, अब हमें दिया है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कुल लाभ मुझे कुछ ना कुछ मानना था, मैंने 15 मान लिया क्योंकि मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे आसान हो जाएगी। तो 15 का 1/15वां भाग ए को मिला, तो वो 1 मिला। ठीक है, बचा हुआ 15 में से 1 गया 14, वो बी और सी को मिला। तो बी और सी का टोटल 14 हो गया। लेकिन बी और सी का रेशियो दे रखा था 3:4 में मिला है, जो बचा हुआ है 3:4 के रेशियो में मिला है। तो 3 और 4 7 रेशियो, और तो 7 इसका जो टोटल वो 14 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल 14 मिला है। अब वो रेशियो में 3 और 7, वो 3 और 4 7, 7 रेशियो की वैल्यू 14, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 2 हो गई हमारी। ठीक है, तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 2, 3 की 6 हो जाएगी, 4 की 8 हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे इन तीनों का एक अलग रेशियो बना लिया, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में इन तीनों को मिला। अब बोल रहा है सी और ए के मध्य लाभ का अंतर 2800 रुपये है। सी और ए, तो इनका रेशियो का अंतर कितना है? डिफरेंस बताया है। सी और ए के जो डिफरेंस है वो लाभ मतलब डिफरेंस का जो लाभ है वो 2800 रुपये है। ठीक है, इनके लाभ का जो डिफरेंस है उसका 2800 रुपये है। मतलब सॉरी सी और ए का जो लाभ का डिफरेंस है वो 2800 रुपये है। तो सी और ए का लाभ का जो रेशियो है, 8 में से 1 गया 7, तो वो 7 रेशियो बराबर 2800 के बराबर हो जाएगा। सी और ए का डिफरेंस 7
और वही डिफरेंस पैसे में 2800 दे रखा था, तो 7 और 2800 बराबर हो जाएगा 7 चौक 28 400, एक रेशियो बराबर 400। अच्छा, ये जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ ये तो माइंड में कर लेते होगे आप लोग, अगर सच में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, लेकिन फिर भी चलो मैं तो करूँगा ही यार, क्योंकि मेरे तो काम ही है सिखाना बताना। चलो, एक रेशियो बराबर 400, तो हमें पता क्या चला, हमें पता चला कि 8 और 7, मतलब जो 7 रेशियो था, सॉरी हाँ, हमें एक रेशियो की वैल्यू पता चली, तो एक रेशियो की वैल्यू 400, 6 चौक 2400, 8 चौक 3200। पूछा क्या हम लोगों से, बी का हिस्सा कितना है। अच्छा, बी का हिस्सा पूछा है, सही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6, बी का हिस्सा कितना है 6, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 6 चौक 24, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2400। मैं टोटल निकाल रहा था अभी, टोटल नहीं, सिर्फ बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, टोटल निकालना है तो एक का 400, 6 का 2400, 8 चौक 32 3200, तो 400 2400 3200 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा टोटल। लेकिन टोटल पूछा नहीं, सिर्फ बी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ये इंग्लिश में, इसे हटा देते हैं, हिंदी वाला ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेंगे अपना PDF में से। चलो, इसने बोला है X रुपये की राशि, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है बीच में आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं करी है तो। X रुपये की राशि P, Q, R और S के बीच वितरित की जाती है। कोई राशि है S, कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है X, जो P, Q, R, S 4 लोगों में बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और उसमें बोला गया कि P को 2000 रुपये प्राप्त हुए। लिखते हुए चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, X टोटल अमाउंट है, एक्स टोटल अमाउंट है रुपए में। ठीक है, टोटल अमाउंट X रुपये, कितना है मालूम नहीं, शायद लास्ट में X ही पूछा है, देखो है X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कर देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। P, Q, R, S के बीच वितरित की जाता है, P, Q, R, S के बीच वितरित किया जाता है, जो कि X रुपये है टोटल। ये एक इक्वेशन बन गई छोटी सी, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, P को 2000 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, P को कितना मिला 2000, P का हिस्सा आ गया 2000 रुपये, यहाँ पे 2000 रुपये लिख दो P का हिस्सा, प्लस जिसका पता चलता चला जाएगा उसका लिखते रहेंगे। ठीक है, एंड में जोड़ देंगे। अब बोला है, ध्यान से सुनना, 2000 रुपये प्राप्त हुए और P द्वारा प्राप्त राशि S द्वारा प्राप्त राशि का 40% है। P द्वारा प्राप्त राशि जो कि 2000 है, वो S द्वारा प्राप्त राशि का 40% है, यानी S को जितना मिला है उसका 40% 2000 है। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बोला है कि S के पास जितना था, कितना था नहीं पता, मान ले कितना S के पास था हमें नहीं पता, लेकिन S का S ही मान लेते हैं कि S के पास S रुपये थे, तो S के पास जितना था उसका 40% 2000 है। 2000 क्या है, P की वैल्यू। ठीक है, उसका 40% P को मिला, और P को कितना मिला 2000, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 2000 लिखो या फिर P लिखो, ये दोनों चीज़ बराबर है। ठीक है, 2000 लिखो या P लिखो, क्योंकि P को 2000 रुपये तो मिले। बोला क्या क्वेश्चन में बोला है कि S को जितना मिला है उसका 40% P है, तो P कितना है 2000, इसलिए मैंने यहाँ पे 2000 डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है, देख एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। P द्वारा प्राप्त राशि S द्वारा प्राप्त राशि का 40% है। S को जितना मिला उसका 40% P है, S को जितना मिला उसका 40% P है। समझ में आ गया, मुझे लगता है नहीं कोई दिक्कत होगी। चलो अब इसे सॉल्व कर लो, S का अमाउंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे 40% की जगह अगर 2/5 डायरेक्ट लिख देता तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आती। ठीक है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो समझ नहीं पाता है जल्दी। ठीक है, और जो समझ गए हैं वो तो उन्होंने तो कर भी लिया होगा आई थिंक। चलो फिर से, जो बटे में वो गुणे में, जो गुणे में वो बटे में, ये गुणे में आ जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन चलो छोड़ो।
5, एस की वैल्यू कितनी आएगी 5000। तो एस की वैल्यू 5000 पता चल गई, तो एस का मान लिख दो यहाँ पे 5000। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आर और एस द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 1:4 दे रखा है, यानी कि आर और एस को जो राशि मिली है उन दोनों का अनुपात दे रखा है 1:4। ठीक है, तो हमें एस को कितना मिला हमें मालूम है, कितना मिला 5000, तो इस 4 के बराबर 5000 हो जाएगा। तो 4 रेशियो की वैल्यू जब 5000 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250 शायद, देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, हाँ 1250 सही है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 1250 हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक रेशियो की वैल्यू 1250 है तो आर का कितना है 1, तो एक रेशियो की वैल्यू 1250 हो जाएगी, यानी आर का मान 1250। आर का मिल गया 1250 प्लस, यहाँ पे प्लस कर दो, बीच का निकालना है बस। ठीक है, क्यू का निकालना है। देखो आगे क्या बोल रहा है, और क्यू को आर द्वारा प्राप्त राशि का 60% प्राप्त हुआ। क्यू को आर द्वारा प्राप्त राशि, यानी कि आर का जितना मान है उसका 60% मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज अलग थी, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे बोला था कि एस का 40% पी है, तो हमने इस तरीके से निकाला। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू को कितना मिला, क्यू को आर द्वारा प्राप्त राशि का 60% मिला, यानी कि आर जितना भी है कितना है यार 1250, तो आर 1250 है, तो 1250 का 60% क्यू को मिला, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो 1250 का 60% कितना हुआ 1250, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ 1250 का 60%, यानी कि 60% की वैल्यू होती है 3/5। अच्छा, ये वैल्यू तो आपको पता करनी पड़ेगी, मतलब याद होनी चाहिए। ठीक है, आप अर्थमेटिक का चैप्टर कर रहे हो, इसका मतलब आपने स्पीड मैथ कर रखी है, मैं ये एज्यूम करूँगा, क्योंकि स्पीड मैथ के बाद ही अर्थमेटिक पढ़ना, दिमाग वाली पढ़ना एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर आप अर्थमेटिक पहले पढ़ रहे हो और स्पीड मैथ पढ़ी नहीं है तो ये तो बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हो। और आपको ये बताया किसने करने के लिए, स्पीड मैथ बेसिक है क्वांट का, वहाँ से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, वहाँ से आप स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज वैल्यू, टेबल्स और पावर्स याद करते हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखते हो उसके अंदर आप, तब इसमें अप्लाई करते हो अर्थमेटिक में। ठीक है, चलो इसका 60% निकाल लो, जो 60% निकल के आएगा वो क्यू हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 250, 25 या 75, 750, यानी कि क्यू 750 है। क्यू कितना है 750, जोड़ दो एक्स आ जाएगा, कितना हुआ 2000, 7000, 8000, 8000, 800, 9000 हो गया आंसर। ठीक है, जोड़ना तो सिखाया मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को, उसी का यूज यहाँ पे करा हम लोगों ने। 9000 फिफ्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर का है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एक ही कैपेसिटी यानी कि एक ही मात्रा के 3 जार हैं। जार यानी कि बर्तन है कोई, समझ लो। ठीक है, जार वैसे तो कांच का होता है। ठीक है, देखा होगा, जिसमें केमिस्ट्री के जो लिक्विड्स होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें यार, केमिकल्स होते हैं, वो जो जार में ही रखे जाते हैं। ठीक है, और जार का आकार अलग अलग हो सकता है, कोई पतले पतले होते हैं, फिर चौड़ा होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो एक ही कैपेसिटी के 3 जार हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए अपनी कैपेसिटी का 1/2 भरा हुआ है, बी अपनी कैपेसिटी का 1/3 भरा हुआ है और सी खाली है। ठीक है, यानी कि ए बी सी 3 जार हैं, तीनों के तीनों एक बराबर है। मतलब अगर पहला जार 3 लीटर का है तो दूसरा भी 3 लीटर का, तीसरा भी 3 लीटर का। अगर पहला जार 6 लीटर का है तो दूसरा भी 6 लीटर का, तीसरा भी 6 लीटर का। अगर पहला 10 लीटर का है तो दूसरा भी 10 लीटर का, तीसरा भी 10 लीटर का। ठीक है, यानी कि तीनों एक समान है। अब कितने लीटर का जार है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हमें मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो कह रहा है कि इधर आ जाओ,
3 जार हैं, ए बी सी, ए बी सी 3 जार हैं, ठीक है। ए अपने टोटल जो उसकी कैपेसिटी है उसका 1/2 भाग भरा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि कितने भी लीटर का है तो उसका 1/2 भाग भरा हुआ है। बी 1/3 भाग भरा हुआ है और सी खाली है, ठीक है। तो कैसे पता करें कि ये कितने कितने लीटर के, तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम x मानते हैं तो x का 1/2 x/2, तो ये x/2 भाग भरा हुआ है, तो हमें ही दिक्कत होगी ना, ठीक है। और इसको अगर हम मान लेते हैं कि सब के सब x भरे हुए हैं तो ये x/3 हो जाएगा, क्योंकि x का 1/3 ये x/3 होता है, ये खाली है। तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, x की रिएक्शन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कोई ऐसा नंबर मानते हैं, अभी मैंने ऊपर सिखाया आप लोगों को यहाँ पर 15 वाले में, ठीक है, समझ गए। वही काम नीचे भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नंबर मानो, मतलब इनकी कैपेसिटी कोई ऐसा नंबर मानो जिसका 1/2 निकालना आसान हो, जिसका 1/3 निकालना आसान हो, क्योंकि ये 1/2 भरा हुआ है, ये 1/3 भरा हुआ है, तो 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर 2 3 से दोनों से कटता हो, 6 मान लो, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट जो जार की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर है, ठीक है। जार की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर मान ली, यानी कि ये 6 लीटर का है, ये भी 6 लीटर का, ये भी 6 लीटर का। 6 लीटर ही क्यों माना, क्योंकि ये 1/2 भरा हुआ है, 1/3 भरा हुआ है, तो खाली है। तो 2 और 3 से कटने के लिए 6 ही कटेगा, 2 और 3 से, इसलिए हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मान लिया, ठीक है। तो 6 लीटर का 1/2 3, यानी कि ये 3 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। और 6 का 1/3 निकालना है, 3 दूनी, यानी कि ये 2 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। और ये खाली है, समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, पहली लाइन तो हमें इतनी ही बोली थी कि 3 जार हैं एक ही कैपेसिटी के, क्या अपनी कैपेसिटी का, ए अपनी कैपेसिटी का 1/2 भरा हुआ है और बी अपनी कैपेसिटी का 1/3 भरा हुआ है। तो 6 का 1/2 3 लीटर, 6 का 1/2 सॉरी 1/3 2 लीटर, ठीक है। ये सी खाली है और सी खाली है। अगर जार ए और जार बी का लिक्विड ए बी सी में बराबर बांट दिया जाता है, तो पता करें कि जार सी का कितना हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। हमसे बोला है ए और बी का दोनों मिला के तीनों में बराबर बांट दो, ठीक है। ये तो बोला है ए और बी का मिलाकर तीनों में बराबर बांट दो, ठीक है। तो ए और बी है कितना टोटल, ए प्लस बी टोटल है कितना, 3 लीटर 2 लीटर 5 लीटर। अभी 5 लीटर में तीनों में बांटना है, ठीक है। समझाने के लिए मैं 3 अलग से बना लेता हूँ, 1 जार 2 3, ये ए बी सी, ये अब थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला अलग है समझाने के लिए। इन्हीं तीनों में बांटना है, यही 3 मैंने नीचे बना लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 लीटर 2 लीटर फिल था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से करने के लिए बना लिया, यही 3 नीचे बना लिए, ठीक है। 3 और 2 5 लीटर। ए और बी का लिक्विड मिलाकर इन तीनों में बराबर बांटना है। तो 5 को हम 3 हिस्से करेंगे तो क्या करेंगे, 5/3 कर देंगे, ठीक है। तो बराबर बांटना है, यानी कि 5/3 5/3 5/3, समझ में आ रहा है। 5/3 के 3 हिस्से करेंगे तो 5 को 3 से भाग करना पड़ेगा, तो एक हिस्सा आएगा। फिर इसमें भी 5/3, इसमें भी 5/3, एक हिस्सा 3 हिस्सा, तो 5 के 3 हिस्से आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, 5/3 पहले तुम इस यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें 5/3 जाएगा, इसमें 5/3 जाएगा, इसमें 5/3 जाएगा, क्योंकि ए और बी को मिलाने पे 5 लीटर आ रहा है और तीन बराबर भागों में बांटना है, तो 5 को 3 से भाग कर दो, तीनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन मैं भाग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसे फ्रैक्शन में ही रहने दिया। अब समझ में नहीं आ रही है, समझो, इसमें 5/3, इसमें 5/3, इसमें 5/3, इन तीनों को जोड़ लो, नीचे वाला 3 हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ऊपर 5 5 5, 15/3, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 आया। इसी 5 को तो हमने इन तीनों में बांटा था, तो ये 5 के बराबर है, समझ में आया। अब तो कोई डाउट नहीं है। 5 को 3 बराबर भागों में बांटा, 3 से भाग कर दी, 3 से भाग करा, 3 से भाग करा, 3 से भाग करा, 3 से भाग करने के बाद पॉइंट में कुछ आंसर आएगा,
तो वो पॉइंटों में आंसर इन तीनों में लिखना है। तो मैं भाग ही क्यों करूँ, 5/3 5/3 5/3 तीनों में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। इसे भाग करने के बाद जो भी आएगा वो इन तीनों में लिखना पड़ेगा सेम। तो मैंने भाग करने से पहले ही फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी तीनों में सेम। ठीक है, और तीनों को जोड़ने पे 5 ही आएगा। ये भी डाउट क्लियर कर दिया। चलो, अभी 5/3 भरा हुआ है, ये 5/3 भरा हुआ है, ये भी 5/3 भरा हुआ है, और ये सब 6-6 लीटर के थे। अब हमसे पूछा है कि सी अपने अपनी कैपेसिटी का कितना हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, सी कितना हिस्सा भरा हुआ है, तो पता लगाने के लिए कितना बड़ा ये जार है, 6 लीटर का जार है, जिसमें से 5/3 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 5/3 को 6 से भाग कर दूं तो पता चल जाएगा कितना भरा हुआ है। ठीक है सॉरी दोस्तों, किसी का जैसे कि जैसे मैं सी का भरा हिस्सा निकालने के लिए टोटल कितना है, टोटल कितना लीटर का जार है, 6 लीटर का है, और भरा हुआ कितना है, 5/3। बस इतना काम कर दूँ, पता चल जाएगा कितना हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, सी का कितना हिस्सा भरा हुआ है, क्योंकि 5/3 5/3 5/3। अब तुम कहोगे 5/3 हिस्सा भरा हुआ है, नहीं, 5/3 तो हमने बांटा है। अब ये 6 लीटर, ये जो 5/3 है वो 6 का कितना लीटर है, यही तो है। हम जैसे कि हम पूछते हैं कि परसेंट, हम लोगों ने DI वाली क्लास में करा होगा कि 80 120 का कितना परसेंट है, तो हम क्या करते हैं, जिससे पूछता है उसे नीचे करते हैं और जिसको पूछा है वो ऊपर रखते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि 80 120 का कितना परसेंट है, तो 80 पूछा जा रहा है ना, 120 का कितना है, तो 120 को नीचे करेंगे, और पूछ किसको रहा, 80 को। तो 80 120 का कितना है ये हमें बताना है। 0 से अच्छा गुणा 100 कर दो, तो 0 से पहले तो 0 से 0 काट दो, और उसके बाद इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि आप। चलो, 4 तियाँ 4 दूनी और 3 तो कटेगा नहीं, 10 दूनी 20/3, 3 6 18, बचा 2, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, 6.66% है। यानी कि 80 120 का 6.66% है। ठीक है, तो भाई तो हमसे पूछा है, हमसे भी यहाँ पर भी यही पूछा है कि 5/3 भरा हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि सी जो जार है वो कितना भरा हुआ है, तो हमसे साफ साफ ये पूछा जा रहा है कि 5/3 जो भरा हुआ है ना वो 6 लीटर का कितना है। ठीक है, यही तो पूछा है, तो 6 लीटर का कितना है, तो 6 लीटर नीचे और 5/3 ऊपर, पता चल जाएगा कि 5/3 6 लीटर का कितना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर 5/3 है और ये होल बटे है 6। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा रहा हूँ। वैसे तो 3 नीचे आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 5/18 इसका आंसर है। लेकिन कहोगे 3 कैसे नीचे आ जाएगा, उनके लिए बता दे रहा हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया। नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है और ये इसका नीचे वाला फ्रैक्शन नीचे आ जाता है। ये होता है इसका करने का तरीका। ठीक है, यहाँ कर, चलो यहीं कर दे रहा हूँ। तो ये 1 ऊपर जाएगा तो 5 एकम 5, ये 3 नीचे आएगा, 6 3 18। तो सी अपने टोटल का 5/18 भाग भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, 81 क्वेश्चन को करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, इसका आंसर सेकंड था 5/18। ठीक है, चलो। और हाँ, अभी मैंने चेक किया तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 2/3 की जो 2/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 66.66%। ठीक है, इतनी होती है। तो मैंने यहाँ पे गलती बताई क्या करी, मैंने 2 की 10 से गुणा की, 2 की जबकि 100 से करनी है, यानी कि 200/3 होगा। ठीक है, जब 200/3 को तो आप भाग करोगे तो 66.66 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और पहली बात, भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें क्या मिला यहाँ पे, 2/3 गुणे 100, तो ये क्या होता है, 2/3 क्या होता है, 6.66 की वैल्यू होती है, और 100 लगाए तो परसेंटेज, तो 6.66% की वैल्यू 2/3 होती है। ठीक है, 100 इसके साथ लगा है इसीलिए ये परसेंटेज में गया, वरना इसकी वैल्यू 6.66 होती है सिर्फ। ठीक है, और परसेंटेज में 100 लगा हुआ है इसलिए परसेंटेज लगाया हम लोगों ने। ठीक है ना, अगर परसेंटेज का बेसिक किसी को नहीं पता है तो मैंने बेसिक मैथ सीरीज बना रखी है, इसके ऊपर वीडियो, वो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। छोटी सी नॉलेज थी, बता दी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खुल जाएगा, नहीं खुला है तो। हमसे बोला गया है कि
ए, बी और सी के पास चॉकलेट की संख्या 3:2:5 के अनुपात में है। नो डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ हमें। आगे क्या बोलता है, अगर ए बी से 10 चॉकलेट और सी से 20 चॉकलेट लेता है, ए बी से 10 चॉकलेट और सी से 20 चॉकलेट ले लेता है। ए कहता है बी भाई हमें 10 चॉकलेट दे दो, और फिर सी से कहता है सी भाई हमें 20 चॉकलेट दे दो, यानी कि ए के पास 30 चॉकलेट आ जाती हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, चलो इसको समझाऊंगा अभी। तो बी और सी के पास चॉकलेट का अनुपात 1:3 हो जाता है। चॉकलेट ए जब इन दोनों से चॉकलेट ले लेता है उसके बाद का रेशियो है बी और सी के बीच। उसके बाद बी और सी के पास जितनी चॉकलेट बचती हैं ए को देने के बाद उसका रेशियो 1:3 है। शुरू में उनके पास कुल कितनी चॉकलेट थी, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि आप लगा लोगे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ए बी सी इनका रेशियो दे रखा है चॉकलेट की संख्याओं का 3:2:5। ठीक है, बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कर देना। ठीक है, उस पर मेरा कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ तो किसी को मैं चुप नहीं करा सकता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कुछ महीनों में हम लोग अपने घर में चले जाएंगे। मैं बता रहा था ना कि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसी चक्कर में मैंने पढ़ाई मेरी पूरी 2-3 महीने सब बेकार हो गई थी, क्योंकि मुझे देखना था, पापा को देखना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3:5 के रेशियो में बांट दिया, यानी इनके पास चॉकलेट है, यानी कि कुछ टोटल चॉकलेट हैं जिसका 3 हिस्सा इसको मिला, 2 हिस्सा इसको मिला, 5 हिस्सा इसको मिला। अब वो जो टोटल चॉकलेट हैं वो कितनी है किसी को नहीं पता, ना आपको ना मेरे को। ठीक है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है। तो अब हमसे कह रहा है कि ए, अच्छा पहली बात तो 3:2:5 हमें नहीं पता कि इनके पास चॉकलेट कितनी कितनी है। हम एक्स में मान लेते हैं ना कि इसके पास 3x है, इसके बाद 2x है, इसके पास 5x है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। अगर रेशियो रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी और सी से ले लेता है, तो उनके पास चॉकलेट है कितनी, जब वो लेगा हमें यही नहीं पता कितनी है। तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि ए के पास 3x है, बी के पास 2x है, सी के पास 5x है। अब हम कर सकते हैं आगे अपना काम। ठीक है, चलो तो टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, 5, 3, 8, 2, 10, टोटल चॉकलेट हो गई 10x। अब x का मान निकालो, 10 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा कितना है। ठीक है, चलो हाँ, ए जो है ना, ए बी से 10 चॉकलेट ले लेता है और सी से 20 चॉकलेट ले लेता है। ठीक है, समझ में आया। तो ए के पास कितनी हो जाएगी, ए के पास पहले से कितनी है, पहले से तो इसे हटा दो, छोड़ो। ए के पास पहले से कितनी है, 3x। कहाँ लिखूँ, ए का इधर लिखता हूँ। ए के पास पहले से कितनी है, 3x। लेकिन ए पता क्या करता है, ए थोड़ा लालची है। ए कहता है कि मैं बी से और सी से मांगूंगा, और बी और सी दयालु लोग हैं, उन्होंने दे दिया। ए ने कहा बी तुम मुझे 10 चॉकलेट दो, प्लस 10 हो गई। सी से कहता है सी तुम मुझे 20 चॉकलेट दो, प्लस 20 हो गई। यानी ए के पास टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, 3x प्लस 30। भाई उसने 30 चॉकलेट मांग ली बी और सी से, लेकिन जब बी और सी से मांगी तो बी और सी के पास घट गई ना, है ना। एज लाइक मान लो किसी के भी पास 50 रुपये हैं। ठीक है, मैं उससे कहूँ कि तुम मुझे 20 रुपये दे दो, तो मेरे पास 20 रुपये हो गए। ठीक है, अब उसके पास तो कम हो गए ना, उसने जब 20 रुपये मेरे को दे दिए तो उसके पास 30 रुपये बचे। समझ में आया इतना तो। चलो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जब आपसे कोई पैसे लेगा तो आपके पास तो घट जाएंगे। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, मैं कहूँ कि मुझे 50 रुपये दे दो, तो आपने मुझे दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 50, क्योंकि आपके पास घट गए। ठीक है, सेम वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने। देखो ये सब जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, बस हमारे आसपास का ही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, हम इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं या फिर इनका यूज़ कर रहे होते हैं, इन्हें प्रयोग में ले रहे होते हैं, लेकिन इनको हम समझते नहीं हैं। तो इन समझने के लिए यही गणित का यूज करा जाता है। ठीक है, तो ए के पास 3x था, उसने इससे 10 ले लिए, इससे 20 ले लिए, उसके पास 3x प्लस 30 हो गए। अब बी से जब 10 लिए तो बी के पास कितने बचे, बी के पास 2x था, इसने 10 दे दिए ए को, तो -10 हो जाएगा ना। ठीक है, और सी के पास 5x था, इसने 20 दे दिए ए को, तो -20 हो जाएगा। भाई 20 घट जाएगा इसके में से,
ठीक है। अब हमें दे रखा है कि घटने के बाद ए को चॉकलेट देने के बाद बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3, 1:3 रेशियो दे रखा है। अब मैंने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कराया है कि जब हमारे पास इक्वेशन हो और उसी इक्वेशन का रेशियो हो तो कैसे करते हैं। सिंपल है, कैसे करते हैं, वेरी वेरी सिंपल। इधर आ जाओ, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x-10 बटे यानी कि रेशियो 5x-20। ठीक है, बी का रेशियो कितना है 1, सी का रेशियो कितना है 3। ये बी का दे रखा था तो बी के सामने बी का रेशियो, ये सी का दे रखा था तो सी के सामने सी का रेशियो। और रेशियो दिया कब का था, माइनस करने के बाद। इसमें सवाल में बोल रखा है साफ साफ, अगर ए बी से 10 और सी से 20 चॉकलेट ले लेता है तो बी और सी के पास चॉकलेट का अनुपात 1:3 हो जाता है। यानी कि बी और सी जब ए को दे देते हैं तब उनका रेशियो 1:3 रह जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि ये होने के बाद ये रेशियो है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये रेशियो की फॉर्म है, ये इक्वेशन की फॉर्म है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इधर गुणा कर दो, 5x-20 ही रहेगा, 3 दूनी 6x - 30, 10×3 = 30। ठीक है, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो 6x में से 5x गया, x 30 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जब प्लस का 30 हो जाएगा तो प्लस के 30 में से माइनस का 20 गया तो 10, x बराबर 10। और टोटल हमारे पास चॉकलेट कितनी थी, टोटल चॉकलेट 10x, तो 10 में x का मान रख दो 10, 100। टोटल चॉकलेट कितनी हो गई 100। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पीछे रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लॉजिक था नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कितना था उसका आंसर, 100। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं 82। 1176 रुपये को दो भागों में इस तरह बांटा गया, 1176 को दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन से हैं, एक्स और वाई मान लेंगे। कि पहले भाग का 3/5वां भाग यानी कि 3/5वां भाग और दूसरे भाग का 2/7वां यानी कि 2/7वां भाग 3:2 के अनुपात में है। पहला भाग क्या है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको थोड़ा साइड में करते हैं हम लोग, अब समझ में आ जाएगा। चलो, 1176 एक अमाउंट है, इसको दो भागों में बांटते हैं x और y। तो पहले भाग का 3/5वां भाग और दूसरे भाग का 2/7वां भाग। तो पहले भाग का 3/5वां भाग कितना होगा, x का, हाँ 3/5वां कितना होगा 3x/5 यानी x का 3x/5। ठीक है, और दूसरे भाग का 2/7वां भाग, दूसरा भाग है हमारा y, तो y का 2/7वां भाग कितना होगा 2x/7। ठीक है, तो 7वां भाग 3:2 के अनुपात में, यानी कि x का 3/5वां भाग यानी कि 3x/5 और y का 2/7वां भाग यानी कि 2x/7 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। ठीक है, तो जब मैंने बताया था इक्वेशन दे रखी हो यानी कि दो वैल्यू दे रखी हो, उनका अनुपात दे रखा हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा अभी बताया था मैंने। यहाँ पर कहाँ पे बताया था, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 2 है। इन दोनों को अनुपात में दे रखा है 3:2। तो जब अनुपात दिया हो और इनकी वैल्यू दे रखी हो तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x/5 टोटल बटे 2x, अरे 2y है यहाँ पे, 2y/7। अनुपात कितना है, इसका अनुपात कितना है 3, इसका अनुपात कितना है 2। इनका अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 3/5वां भाग और दूसरे भाग का 2/7वां भाग का 3:2 के अनुपात में है। पहले भाग का 3/5वां का 3 अनुपात है और दूसरे भाग का 2/7वां भाग का 2 अनुपात है। पहले भाग का 3/5वां भाग, दूसरे भाग का 2/7वां भाग, इसका अनुपात 3 था, इसका अनुपात 2 था। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से पहले इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। मैंने अभी बताया था आप लोगों को यहाँ पर कि नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है और इसके नीचे वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 3x/7 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, बटे नीचे आ जाएगा 2y/5 हो जाएगा बराबर 3/2। ठीक है,
ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, समझ में आ रहा है। बराबर में ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है, नीचे वाला नीचे से कट जाता है, ठीक है, याद रखना। तो 3 ऊपर था, इधर था, कट गया। 2 नीचे था, इधर था, कट गया। अगर 2 नीचे होता और इधर 2 होता तो ऐसे नहीं कटता, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर 3 इधर था और 3 इधर था तो ऐसे नहीं कटता। हाँ, अगर 2 इधर था और 2 इधर था तो कट जाता। 3 इधर था, 3 इधर था तो कट जाता। 2 इधर 2 इधर तो कट जाता। 3 इधर 3 इधर तो कट जाता, ठीक है। ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन जब बराबर में हो, बराबर में काटना हो तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर में कटेगा, नीचे वाला नीचे के बराबर में कटेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बेसिक है तो पता होनी चाहिए, सब चीज़ें टीचर नहीं बताते, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, 3 कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा, हाँ अब बचा हमारे पास 7x/5y बराबर 1/1। एक एक तो बचा है ना। तो क्या करते हैं, x और y को यहीं पे रहने देते हैं, दिख रहा है ना, सॉरी, x और y को यहीं पर रहने देते हैं। ये जो अंक है इनको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो x/y, x ऊपर है y नीचे, ठीक है। लेकिन ये बटे में है तो ये गुणे में जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये गुणे में है तो नीचे बटे में पहुंच जाएगा तो ये 7 नीचे आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू कितनी है 5 अनुपात 7 की वैल्यू कितनी है, वो सॉरी y की वैल्यू 7, ये अनुपात आया। इन दोनों का टोटल कितना था, ये, इसी को तो इन दोनों में बांटा था, ठीक है। तो टोटल दे रखा है, रेशियो दे रखा है, एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। 7 5 12, 12 रेशियो बराबर 11/76। एक मिनट, हाँ सही है। एक रेशियो की वैल्यू 12 कम 12, 12 निमा 108, 108 9 10 7 8 9 12 8 96, 198, वो सॉरी 98, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 98 आ गई। तो अब पूछा क्या है, पहला भाग पूछा है। पहला भाग कौन सा था, x। 5 रेशियो की वैल्यू बता दो। एक रेशियो की वैल्यू 98, 5 रेशियो की वैल्यू 5 से गुणा कर दो। 5 गुणा 98, गुणा करने का तरीका पहले 9 से करो, 9 पंजे 45, 450, 8 पंजे 40, 450 में 40 जोड़ो 490, ठीक है। गुणा करना अगर नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो बनाई है, एक यूनिवर्सल मेथड पे, एक पॉइंट वाली और एक ट्रिक्स, मल्टीप्लाई करने की सारी ट्रिक एक वीडियो में डाल दी, ठीक है। कहाँ मिलेगी ये वीडियो, मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे 100% कैलकुलेशन बूस्ट सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ, सब मिल जाएगा। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या चीज़ें चाहिए स्पीड इंप्रूव करने के लिए, सब पे बना रखी है भाई, सब जाके देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आ गया 490। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं फटाफट। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। सॉरी फॉर दिस, बैठे बैठे गला सूख जाता है बिल्कुल। ए, बी और सी के पास कुल 60 टॉफियाँ हैं, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पेज चेंज करना भूल गया मैं, सॉरी। तो पेज चेंज करने का दिक्कत नहीं लेंगे हम लोग, तुरंत यहाँ से पेज उठाओ, चुपचाप करना शुरू कर दो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, क्या था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ लेकिन गंदा हो जाएगा, फिर मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी है, वो देखने में बेकार लगेगा, ठीक है। ए, बी और सी के पास कुल 60 टॉफियाँ हैं, ठीक है। आप तो इस पेज को कहीं भी ले जा सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, भाई टोटल 60 टॉफियाँ हैं इनके पास, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, ठीक है, टॉफियाँ। जबकि ए के पास 25 टॉफियाँ हैं। अब ए का मान दे दिया, कहाँ गया भाई, ए का मान कितना दे दिया, ए के पास 25 टॉफियाँ हैं, ठीक है। ए के पास 25 टॉफियाँ हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोल दिया कि ए के पास 25 टॉफियाँ और सी के पास टॉफियों की कुल संख्या, सॉरी यार दिख ही नहीं रहा है, सी के पास टॉफियों की कुल संख्या बी के पास टॉफियों की कुल संख्या से 5 कम है। समझ में आया, मैं एक बार पढ़ के समझ जाता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस इतने क्वेश्चनों की कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि सी के पास जितनी भी टॉफियाँ हैं और बी के पास जितनी टॉफियाँ हैं उससे 5 कम है, यानी सी के पास जो टॉफियाँ हैं कितनी है, इसमें बता रहा है कि सी के पास जो टॉफियाँ हैं वो बी से 5 कम है, यानी कि बी के पास जितनी भी टॉफ़ी होंगी उससे में से 5 घटा देंगे तो सी की टॉफ़ी आ जाएगी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, सी के पास कितनी टॉफ़ी हैं,
बी के पास जितनी है उससे 5 कम, तो बी के पास कितनी है, मान लेते हैं बी के पास बी टॉफ़ी है, उसमें से 5 घटा देंगे तो सी के पास आ जाएगी। यही तो कह रहा है कि सी के पास, बी के पास जितनी टॉफ़ी है उसमें से 5 घटा दोगे तो सी की टॉफ़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सी बराबर बी माइनस 5 है, ठीक है, तो सी का मान अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या बी का मान हमें नहीं मतलब सी का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या बी का मान नहीं निकल जाएगा, और जब बी का निकल जाएगा, ए का पता है तो सी का निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ए का तो हमें पता है, ठीक है, टोटल पता है, और सी का मान भी हमें पता चल गया, यहाँ से निकल गया, तो बी का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस बी जो कि हमें निकालना है सी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि -5 को इधर कर दो तो ये बन जाएगा सी प्लस 5 बराबर बी, तो तुम यहाँ पे बी का मान रख दो सी प्लस 5 और सी का मान निकाल लो। ऐसा भी कर सकते हो, नो डाउट, मतलब सॉरी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सी का मान कितना है, बी माइनस 5 बराबर 60। ठीक है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब ये इधर जाके घटेगा और ये इधर जाके जुड़ेगा तो पहले इसको घटा लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, 60 में से 25 जाए कितना बचेगा, 60 में से 20 गया 40, 40 में से 5 गया 35, तो ये बन जाएगा 2b बराबर, ये इधर चला जाएगा, ये बचेगा 35, इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 35 कहाँ से आया, 60 में से 25 घटाया 35, 25 इधर जाके माइनस का हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 40 20 बी बराबर 20, ए बराबर 25 पता था हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया था, टोटल है 60। ठीक है, या तो 20 बी का मान इसमें रख दो या फिर बी का मान इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, या फिर 25 और 20 को जोड़ लो, 60 में से घटा दो, जो बचेगा वो सी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पे रख दो, बी का मान इसमें रख दोगे इसमें रख दो, क्योंकि यहाँ पे हमें इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इसमें रखोगे तो फिर 5 को इधर करना पड़ेगा, यहाँ पे रख दो, बी का मान इसमें करोगे 5 माइनस हो जाएगा 15, 20 माइनस 5 सी बराबर 15, तो सी बराबर 15। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक, बहुत इजी था। आगे देखते हैं क्या बोला है। तो ज्ञात कीजिए कि सी के साथ कितनी टॉफ़ियाँ जोड़ी जानी चाहिए, सी के साथ, सिर्फ सी की बात हुई है, सी के साथ कितनी टॉफ़ियाँ जोड़ी जानी चाहिए ताकि ए बी सी के पास टॉफ़ियों का अनुपात क्रमशः 5 4 6 हो जाए। ठीक है, तो ए बी सी इनका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 4 6। हमसे ये कह रहा है साफ साफ कि, अच्छा यार एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, क्योंकि जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, चलो इधर कर देता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा हम लोगों को, 5 अनुपात 4 अनुपात 6 दे रखा है। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू अनुपात लगा दूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 25 है यार, 20 कहाँ है, 25, बी की वैल्यू 20 है, सी की वैल्यू 15 है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 5 4 6। अच्छा सॉरी, सी का मत लिखो, सी का तो निकालना है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, मैं थोड़ी एक चीज़ बताना भूल गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, हमें ए बी सी का मान पता चल गया, ठीक है, नो डाउट। अब हमें एक बात बोली गई है, ज्ञात कीजिए कि सी के साथ कितनी टॉफ़ियाँ जोड़ी जानी चाहिए कि ए बी सी के पास टॉफ़ियों का अनुपात क्रमशः 5 4 6 हो जाए, यानी कि सी के में कुछ टॉफ़ियाँ जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यदि सी में कुछ टॉफ़ियाँ जोड़ दी जाएं तो अनुपात 5 4 6 हो जाता है, यानी कि ए बी सी का एक नया अनुपात है 5 4 6, और ये अनुपात कब बना, जब सी में कुछ टॉफ़ियाँ जोड़ दी गई। सी में अभी कितनी है, सी में 15 टॉफ़ी है, लेकिन सी में अगर हम कुछ टॉफ़ियाँ जोड़ देते हैं तो ये नया अनुपात बन जाता है। ठीक है, लेकिन ए और बी में कुछ नहीं करा गया, यानी कि ए और बी का अनुपात ये वही वाला है जो पहले था, जो यहाँ पर है। ठीक है, वही अनुपात है ए और बी में, ठीक है ना, लेकिन सी का अनुपात बदल गया 6, क्योंकि सी में कुछ टॉफ़ियाँ जोड़ दी गई, पहले 15 थी अब कुछ जोड़ दी, तो कितनी जोड़ी एक्स्ट्रा वही तो हमें बताना है। तो ए का मान 25, बी का मान 20, सी का मान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से सी का मान कुछ और है, वही तो हमें निकालना है कितना है, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से 25 ए का 20 बी का सेम है, ये वही रेशियो है जो पहले था,
और ये ए और बी की वही वैल्यू है जो पहले थी, क्योंकि ए और बी में कोई चेंज नहीं हुआ तो ए और बी का रेशियो में भी कोई चेंज नहीं होगा। सी में चेंज हुआ तो सी के रेशियो में भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो इसको हम थोड़ा देख लेंगे कि किस हिसाब से बैठे हुए हैं, उस हिसाब से सी को बैठा देंगे। कितने से 5 में गुणा करें कि 25 आ जाए? 5 पंजे 25। 4 को कितने से गुणा करें कि 20 आ जाए? 4 पंजे 20। तो ये लोग एक बैलेंस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब 5 रेशियो की वैल्यू 25 के हिसाब से लानी है तो 5 से गुणा करनी पड़ रही है। 4 रेशियो की वैल्यू 20 के हिसाब से लानी है तो 5 से गुणा करनी पड़ रही है। तो 6 रेशियो की वैल्यू भी हमें 5 से ही गुणा करके लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि 3:4 रेशियो दे रखा है। अगर हम इसमें 4 में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 3:4:6 दे रखा है, तो अगर हम इस पूरे रेशियो में 3 से गुणा करेंगे, मतलब सॉरी, इस अगर 6 में हम 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों में भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब इसमें 5 से गुणा करके 25 आ रहा है, इसमें 5 से गुणा करके 20 आ रहा है, तो इसमें भी 5 से गुणा करके क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30। ठीक है, तो सी की जो नई वैल्यू है, सी को एक्स्ट्रा टॉफियाँ देने के बाद वो 30 बन जा रहा है। ठीक है, और सी पहले कितना था? सी पहले कितना था? 15। तो सी में कितनी जोड़ दी गई 15 से 30 बनाने के लिए? 15। तो सी में जो एक्स्ट्रा टॉफी जोड़ी गई वही तो पूछ रहा था, वो है 15। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि सी के साथ कितनी टॉफियाँ जोड़ी जानी चाहिए? 15 टॉफी जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, कि हमारा ये रेशियो बन जाए। तो इस रेशियो को बनाने के लिए 25 और 20 ये तो सही था, लेकिन सी में परिवर्तन किया गया, वो 30 है। ठीक है, तो 30 कैसे बना? 15 पहले था, 15 और जोड़िए तो 30 बन गया। तो ये रेशियो हमारा बैठ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, संभल के करना, मतलब दिमाग को खोल के करना। ठीक है, 3 संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? आगे बता रखा है, यानी 3 संख्याएं ए बी सी। ठीक है, यदि हम सी के मान को 15 से बढ़ाते हैं, यानी कि सी के मान में 15 और बढ़ा देते हैं, तो हमें एक संख्या मिलती है जो बी के मान के बराबर होती है। देखो कितना बड़ा चढ़ा के और कितना घुमा के बोल दिया। साफ साफ बोलते हैं ना भाई कि सी का मान 15 बढ़ाते हैं तो बी के बराबर हो जाता है, इतना बोल देता, बस घुमाने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब मैं एक, जैसे कि मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो मुझे एक बार में पढ़ के समझ में आ जाता है। लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था कि अर्थमेटिक्स से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैं डरता नहीं हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ करने की। अब जैसे कोई ऐसा सवाल आ जाए जो नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे बनाऊंगा, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुका हूँ, उसके बाद नहीं बन रहा है तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। लेकिन बन जाते हैं, मैंने देखा अभी तक जितनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सब बन जा रहे हैं मेरे से। कहीं कहीं दिक्कत आती है तो थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे मैं भी कर रहा था तो उसमें मेरे को 7-8 मिनट लग गए। ठीक है, लेकिन वो हो गया तो मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिला कि यार हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन इतनी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसका मतलब सवाल बन रहा है मेरे से। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो 3 संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि यदि हम सी के मान को 15 से बढ़ाते हैं तो हमें एक संख्या मिलती है जो बी के मान के बराबर है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि सी के मान में 15 बढ़ा दो तो बी का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, चलो, सी के मान में 15 बढ़ाते हैं। सी का मान कितना है? सी मान लिया, सी का मान सी है। और इसमें अगर 15 बढ़ा देते हैं तो एक संख्या मिलती है जो b के मान के बराबर है। तो एक संख्या मिलती है जो b के मान के बराबर है, यानी कि यहाँ पे b का मान आएगा। ठीक है, वो संख्या कितनी है नहीं पता, लेकिन वो b के बराबर है वो संख्या, यानी कि b यहाँ पे आएगा, b का मान बता रहा है। तो c + 15 = b, ये हमारे पास मिल गया, c + 15 = b। आगे क्या कह रहा है? तो हमें एक संख्या मिलती है जो b के मान के बराबर होती है। ठीक है, साथ ही यह ज्ञात है कि a का मान c के मान का 3 गुना है। बहुत अच्छी बात कही है। a का जो मान है c के मान का 3 गुना है, यानी कि c का जो मान है उसका हम 3 गुना कर देंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से गुना कर दोगे तो 3c हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या कह रहा है? यदि a का मान b के मान से 2 गुना है, फिर से एक बात बोलिए कि a का मान b का जो मान है
उसका 2 गुना है। अगर हम b को 2 गुना कर दें तो a का मान आ जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा 2 गुना करने पर। ठीक है, चलो तो a और c के मानों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी a और c का जो मान है उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ से, क्या दिख रहा है, a का मान 3c भी है, a का मान 2b भी है। ठीक है, तो 3c और 2b को बराबर कर दो, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, b और c का अनुपात मिलेगा, उससे हम कुछ कर लेंगे। ठीक है, a का मान 3c भी है, a का मान 2b भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बराबर है इसका मतलब 3c बराबर 2b। और इधर ले जाओ तो c बटे b, 2 यहीं पर था, इधर ले जाओ 3, यानी कि b अनुपात अगर c लिखें, b का कितना है 3, c का कितना है 2, b और c के बीच का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ दिया तो है नहीं यार। ठीक है, हमें सिर्फ अनुपात दिया है, अगर ध्यान से देखोगे तो दिया है, b और c दिख रहा है, तो इसे एक b और c को एक तरफ कर लो, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। c + 15 बराबर b, अगर c को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, b - c, 15 इधर बचेगा 15। तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पर, टोटल ना दे के डिफरेंस दे रखा है। अब टोटल दे या डिफरेंस दे और साथ में रेशियो दे दे, तो हम आराम से एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हमें क्या देता था कि टोटल देता था 15, तो हम इसका टोटल कर देते थे। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है तो इसका डिफरेंस कर दो। ये चीज़ तो हम कर चुके हैं यार, शुरू में बहुत कुछ किया था हम लोगों ने, शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये तो करा होगा ना आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। बी और सी का डिफरेंस 15 दे रखा है, तो बी और सी का रेशियो भी दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर। कुछ नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब 15 के बराबर है तो 3 रेशियो की वैल्यू 15 3 45, 2 रेशियो की वैल्यू 15 दूनी 30, बी का मान कितना आ गया 45, सी का मान कितना आ गया 30, ए का मान निकाल लो। अब देखो ए का मान यहाँ से भी निकल सकता है, ए का मान यहाँ से भी निकल सकता है। इस वाले में सी का मान रखना पड़ेगा, इस वाले में बी का मान रखना पड़ेगा, कुछ भी रख लो आंसर सेम आएगा। अगर सी का मान रखते हैं तो 30 3 90, अगर बी का मान रखते हैं तो 45 दूनी 90, यानी ए का मान 90 ही आएगा, ए का मान 90 आ गया। ठीक है, पूछा क्या था हम लोगों से, ए और सी के बीच मान, ए और सी के मानों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ए और सी, ए माइनस सी कितना है, 90 में से 30 घटाओ 60, आंसर आ गया भाई 60 फर्स्ट ऑप्शन 60। ठीक है, 57 मिनट हो गए वीडियो को। और जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड दे रखा है, यानी कि ये अच्छा खासा मेंस में ही आएगा, या तो क्लर्क के मेंस में आएगा या फिर पीओ के मेंस में आएगा। और पीओ के मेंस में आएगा तो आरआरबी पीओ के मेंस में ही आएगा, क्योंकि आईबीपीएस में और एसबीआई में थोड़ा इससे टफ आता है। ठीक है, समझ गया ना। चलो, तो इसको मेरे ख्याल से 57 मिनट हो गए, कल ही करेंगे। अब तो 58 हो गए, 58 मिनट हो गए, तो कल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि 85, यानी कि हम लोगों को अभी 15 से 20, हाँ तो 2 दिन वीडियो आएगी 11 और 12, 10वें दिन की वीडियो है ये, 11 और 12। 11 में क्या करूँगा मैं 10 से 12 क्वेश्चन कोशिश करूँगा करवा दूँ। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं स्पीड से कराऊँ तो समझ में भी नहीं आएगा। तो हमें टाइम की तो जल्दी है नहीं, ना हमारे पास कोई पेड बैच है, ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है कि भाई फटाफट ख़त्म करो। और आप भी सीखना चाहते हो तो आराम से सीखो। ठीक है, 2 दिन वीडियो और आएगी, ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो पीडीएफ, जैसे आज जो पीडीएफ है, 1 2 सवाल बचे हैं आज की पीडीएफ में, मतलब अभी तक के जो पीडीएफ मैंने दिया आपको वो उसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब पीडीएफ ख़त्म, तो मुझे कल पीडीएफ बनानी पड़ेगी। अच्छा यार एक बात बताऊँ, कल हो सकता है क्लास ना आए, पता भी क्यों, मतलब ये वाली क्लास तो आपको मिलेगी, आप देख रहे हो इस समय, कल हो सकता है ना आए। क्यों, 2 क्वेश्चन हैं, अब मुझे फिर से क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे आगे के लिए। मैंने वो ढूंढ के नहीं रखे यार, मैं भूल गया था। ठीक है, थोड़ा काम में बिजी रह गया। तो मुझे लगता है कि कल मैंने पीडीएफ बना के और वीडियो बना ली तो अपलोड हो जाएगी। और पता चले कल पीडीएफ बनाने में और मार्केट जाके उसे फ़ोटोकॉपी कराने में अगर ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को और वीडियो नहीं बना पाया, तो भाई परसों ही वीडियो मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं चाहूँ तो बना के वीडियो भी दे सकता हूँ, पीडीएफ भी बना सकता हूँ, फ़ोटोकॉपी करा के ला के भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊँगा अब, तो इस समय मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा। ठीक है,
समझ गया ना। 3 घंटे यूट्यूब के लिए अलग से निकाल रहा हूँ, ये मुझे सही बताऊँ बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ 3 घंटे। अब इस सीरीज़ के बाद मैं जल्दी कोई सीरीज़ देखो लाता भी हूँ नहीं लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी पढ़ाई बेकार हो रही है और एग्ज़ाम आने ही वाला है, नवंबर में है, ठीक है। नवंबर ज़्यादा दूर है नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप लोग आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो तो पढ़ते रहो, मेरी वीडियो का इंतज़ार मत करो, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखूँगा खुद को, लेकिन अभी मैं सिलेक्शन तो ले लूँ यार। अभी बहुत बच्चे पूछते हैं कि खुद का निकला नहीं, कमेंट करते हैं हमें पढ़ा रहा है, या फिर मतलब एक तब भी यार लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक टैग लगाना ज़रूरी है। और लोगों का मुंह तो जाए भाड़ में, मुझे मतलब है नहीं। मुझे खुद के एक इनकम की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं, लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो मुझे खुद पे ज़्यादा ध्यान देना है, और मैं नहीं दूंगा तो पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर थोड़ी पर्सनल बातें कर ली आप लोगों से, इमोशनल मत होना, बस इतना ध्यान दो कि फोकस करो, ठीक है। ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद अगली कौन सी वीडियो आएगी मुझे खुद नहीं पता, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने जो वादा कर रखा है कि इस चैनल पे मैं एक दिन वो सारा कंटेंट डाल दूंगा कि एक बिगिनर बच्चा आके फ्री में पूरा पढ़ के जा सकता है। रीजनिंग और क्वांट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और जीए की नहीं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर की नहीं, या फिर हिंदी की नहीं, ठीक है, समझ गए ना। चलो तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।